प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग आदर्शवाद और शिक्षा विषय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तो इसमें है कि जे.एस. राज के अनुसार पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं और दूसरा है आध्यात्मिक क्रियाएं। तो स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं के लिए स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर रक्षा, डिफेंस साइंस एंड कला कौशल जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए साहित्य, कला, कविता, संगीत, धर्म आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो जे.एस. राज महोदय के अनुसार ये पाठ्यक्रम बताया दो प्रकार का, स्वास्थ्य संबंधी और आध्यात्मिक क्रियाएं। तो इसके लिए विषय दिया। तो इस प्रकार जे.एस. राज महोदय ने आदर्शवादी पाठ्यक्रम के लिए अपने विचार बताए। फिर है टी.पी. नन के अनुसार, तो प्रसिद्ध दार्शनिक टी.पी. नन के अनुसार पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित थी। नन पाठ्यक्रम में व्यक्ति समाज की अस्तित्व की रक्षा के लिए, समाज और अस्तित्व की रक्षा के लिए ये नीति शास्त्र, नन महोदय नीति शास्त्र, धर्म तथा सभ्यता और संस्कृति के निर्माण के लिए, साहित्य, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित आदि विषयों का समावेश किया। विज्ञान, गणित आदि विषयों का समावेश किया टी.पी. नन के अनुसार। सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए नीति शास्त्र और धर्म के विषय समाज और व्यक्ति के रक्षा के लिए नीति शास्त्र, धर्म व सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए साहित्य, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित आदि विषयों का पाठ्यक्रम में चयन आवश्यक बताया। फिर चौथा है हर्बर्ट के अनुसार है कि प्रसिद्ध आदर्शवादी हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम में उन प्रमुख विषयों का स्थान दिया जो नैतिकता के विकास में सहायक हैं, क्योंकि उनके अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नैतिकता का विकास करना है। हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, संगीत, इतिहास आदि को मुख्य और गणित, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों को गौण स्थान दिया। तो इन्होंने मुख्य रूप से संगीत, कला, साहित्य को मुख्य स्थान दिया। और विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, भूगोल आदि विषयों को गौण स्थान दिया। उसके बाद है प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम। प्लेटो ने आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए, प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम प्लेटो ने आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम के विकास के लिए, इनकी रक्षा के लिए ये जो आध्यात्मिक मूल्य हैं इनकी रक्षा के लिए बौद्धिक
नैतिक तथा कलात्मक क्रियाओं, ये तीनों आदर्श जो हैं बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक क्रियाओं, बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। ये तीनों जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, सत्यम जो है बौद्धिक से, शिवम जो है नैतिक से, सुंदरम जो है कलात्मक क्रियाओं से संबंधित हैं। तो बौद्धिक विकास के लिए प्लेटो ने, बौद्धिक विकास के लिए प्लेटो ने साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा जीव विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा जीव विज्ञान, ये बौद्धिक विकास के लिए साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा जीव विज्ञान का अध्ययन आवश्यक बताया। और नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए धर्म, नीतिशास्त्र तथा आध्यात्म शास्त्र, नैतिक विकास के लिए प्लेटो ने धर्म, नीतिशास्त्र और आध्यात्म शास्त्र का पाठ्यक्रम में अध्ययन आवश्यक बताया। और कलात्मक विकास के लिए कला तथा कविता विषयों का समावेश होना आवश्यक बताया। कलात्मक विकास के लिए कला तथा कविता विषयों का समावेश आवश्यक बताया। नैतिक के लिए नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र का अध्ययन, ये प्लेटो के अनुसार सबसे अच्छा पाठ्यक्रम था। प्लेटो का हो गया, जे.एस. रास का हो गया, टी.पी. नन का हो गया और हर्बर्ट का हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने पाठ्यक्रम देखा। अब हम शिक्षण विधियाँ देखेंगे। शिक्षण विधियों के संबंध में आदर्शवादियों, शिक्षण विधियों के संबंध में आदर्शवादियों का मत है कि कोई भी शिक्षण विधि अच्छी नहीं है। वे अपने को शिक्षण विधियों का निर्धारक मानते हैं। आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त न मानकर, एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं। तो आदर्शवादियों का मत है किसी भी रूढ़िवादी शिक्षण विधि को अपनाने से विद्यार्थियों की इच्छा तथा तर्क शक्ति का दमन होता है। किसी भी पुरानी रूढ़िवादी विधि को अपनाने से विद्यार्थियों की इच्छा का दमन होता है, इसलिए रूढ़िवादी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। विभिन्न आदर्शवादी दार्शनिकों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया और यहाँ पर कुछ जो दार्शनिकों ने जो शिक्षण विधि दी हैं उनकी सहायता से शिक्षण प्रदान की जाती थी। वे शिक्षण विधि निम्नलिखित हैं। तो सुकरात की है प्रश्न विधि, अर्थात इसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से शिक्षा दिया जाता था। और प्लेटो का है संवाद विधि, संवाद, इसमें संवाद होता था जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। और अरस्तु आगमन तथा निगमन विधि, सरल से कठिन की ओर और कठिन से सरल की ओर। आपको इन विधियों का अध्ययन शिक्षण तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी में कराया जाता है। हीगल ने तर्क विधि और हर्बर्ट ने निर्देश विधि, फ्रोबेल ने खेल विधि और पेस्टालाजी ने अभ्यास तथा अनावृत्ति विधि के लिए आदर्शवाद में इसे अपनाने की व्यवस्था बताई। तो आदर्शवादियों के अनुसार बालकों को शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर तथा वाद विवाद विधि, क्वेश्चन एंड डिस्कशन मेथड, संवाद या डिस्कशन मेथड, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि सबसे अच्छी विधि सुकरात और प्लेटो की प्रश्न उत्तर विधि और वाद विवाद, जिसके द्वारा बालकों में विचार और तर्क करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा और वाद विवाद विधि द्वारा आज भी कॉलेजों विश्वविद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर। आदर्शवादी व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड को महत्व देते हैं
क्योंकि वे मानते हैं इस विधि के द्वारा बालकों को वस्तुनिष्ठ ज्ञान दिया जा सकता है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान दिया जा सकता है। उसमें रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति सौंदर्यानुभूति की भावना को जगाया जा सकता है। अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसे होना चाहिए ये हम बताएंगे। अब आगे हम आदर्शवाद एवं शिक्षक पढ़ेंगे। आदर्शवाद और शिक्षक में, आदर्शवादी में शिक्षक का स्थान सर्वोच्च है, बहुत ऊंचा है। आदर्शवाद ही बालक को अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित का अनुभव कराता है, उसे पथ प्रदर्शक का काम करता है और आयु एवं अनुभव में शिक्षक श्रेष्ठ होता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो आदर्शवादियों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। राष्ट्र ने शिक्षक के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि प्रकृतिवादी कटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को चाहता है। तो इस प्रकार शिक्षक अपने प्रयत्नों से शिक्षार्थी को अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होता है, उस उच्चता में पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है जिस पर वह अपने आप नहीं पहुंच पाता। अपने आप जिस उच्चता को बालक नहीं पहुंच पाता, उस उच्चता को पहुंचाने में शिक्षक उसको सहायता प्रदान करता है। तो शिक्षक का वह छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है और उसके अध्यापक के व्यक्तित्व का छात्र पर अमिट प्रभाव पड़ता है। छात्र उसके आचरण का अनुकरण करते हैं, अध्यापक के आचरण का अनुकरण छात्र करते हैं और अतः प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक का पद नहीं प्राप्त कर सकता। शिक्षक को आचरण एवं आदर्शों का उच्च स्तर निर्धारित करना पड़ता है। इस प्रकार आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है। छात्रों के लिए अच्छे आचरण का मानदंड शिक्षक एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। प्रसिद्ध आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि विद्यालय एक बाग है। जिस प्रकार से बगीचे में माली समय समय पर पेड़ पौधों को खाद पानी एवं निराई गुड़ाई करके उसके विकास में सहायता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से विद्यालय में बच्चों को शिक्षक समय समय पर उसे उचित दिशा निर्देश करके उसके भविष्य का निर्माण करते हैं, उसे उचित वातावरण प्रदान करके और उसे गलत और सही का उदाहरण देकर कि ये क्या करोगे तो क्या बनोगे, ऐसा मत करो। गलत करने पर अध्यापक उसे डांटते हैं, रोकते हैं और हमेशा उसे ऊंचाई बुलंदियों के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो विद्यालय एक बाग, शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है। विद्यालय को बाग माना गया है, शिक्षार्थी को कोमल पौधा माना गया है। कोमल पौधा क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर कुछ लिखा नहीं होता, कोरा स्लेट होता है, जैसे कोरा कागज, उसी प्रकार से शिक्षार्थी होता है शिक्षक की दृष्टि से। और शिक्षक क्या है? कुशल माली है। इस प्रकार से माली पेड़ पौधों को काट छाट कर निराई गुड़ाई करके और समय समय पर उचित खाद पानी देकर उनके विकास में सहायता पहुंचाता है। उसी प्रकार से शिक्षक विद्यालय में बालक को उचित वातावरण प्रदान करके उसको उच्चता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं।
तो जिस तरह पौधे का विकास उसके आंतरिक नियमों के अनुसार होता है, उसी प्रकार से बालक का विकास भी उसके आंतरिक नियमों के अनुसार होता है। गोभी का पौधा गोभी देगा, गोभी का पौधा गोभी देगा, न कि गुलाब का फूल। गोभी मिलेगा न कि गुलाब का फूल। तो अतः गोभी और गुलाब यह संभव नहीं, गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का फूल। माली के लिए यह कुछ कार्य है, वह अपनी कला में चतुर होता है, तो वह गोभी और गुलाब दोनों को उसके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। और गुलाब का पौधा गुलाब का फूल देगा। तो दोनों को गुलाब का पौधा जो है तो शिक्षक क्या है, विद्यार्थी को गुलाब का फूल बनाना चाहता है। माली जो है इन दोनों के, गोभी के पौधे को विकास और गुलाब के पौधे को विकास में पूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन गोभी से गुलाब और गुलाब से गोभी का फूल नहीं दिला सकता। उसी प्रकार से शिक्षक है, अतः गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम विकास विकसित कर सकता है, अच्छे परिणाम। इस प्रकार उसकी उपस्थिति में उससे कहीं अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जितने उसकी अनुपस्थिति में होते हैं। यही बात शिक्षक के विषय में है। चूँकि शिक्षक को अपनी कला का ज्ञान होता है, कला, इसलिए वह बालकों की प्रकृति के अनुसार उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता प्रदान करता है। तो शिक्षक जो है बालकों की प्रकृति के अनुसार उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता प्रदान करता है। तो शिक्षक को शिक्षार्थी के व्यक्तिगत मित्र के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षक को शिक्षार्थी के व्यक्तिगत मित्र के रूप में देखा जा सकता है और उसके अनुसार शिक्षक ही शिक्षार्थी में सीखने की इच्छा जागृत करते हैं। शिक्षक जो है शिक्षार्थी में सीखने की इच्छा जागृत करते हैं, सीखने की इच्छा जागृत करते हैं। शिक्षक ही मानव को पूर्णता प्रदान करने में एक आदर्श व्यवस्था प्राप्त कराते हैं। मानव को पूर्णता प्रदान, शिक्षक बालक के लिए वास्तविक सत्य का मूर्त रूप है। ईश्वर ही परम गुरु माना जाता है। बालक के लिए उसका गुरु ही ईश्वर का प्रतिरूप होता है। ईश्वर जो है परम गुरु होता है और बालक का गुरु, बालक का ईश्वर उसका गुरु ही होता है। बालक का ईश्वर उसका गुरु ही होता है। तो आदर्शवादियों के मतानुसार शिक्षक जो है बालक की शिक्षा में मानसिक पूर्णता के लिए विशेष पर्यावरण प्रस्तुत करता है। उसके मानसिक को परिपक्वता पूर्णता के लिए विशेष स्पेशल इन्वायरमेंट उपस्थित करता है। अपने आदर्शों से बालक को प्रभावित करता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है और वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में बालक की, वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में बालक की सहायता करता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक ही ऐसा होता है जिसके द्वारा पूर्ण सीखना संभव होता है। शिक्षार्थी जिन सत्यों की खोज को प्राप्त करता है उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता जानने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। जैसे शिक्षक की आवश्यकता विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को जानने के लिए आवश्यक होती है। आत्म साक्षात्कार के लिए शिक्षक सेल्फ इंटरव्यू, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानने के लिए शिक्षक की आवश्यकता को बताते हुए रास ने कहा, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की तरह शिक्षक भी अपनी मुक्ति का मार्ग बना रहा है।
वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया द्वारा आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। आत्म साक्षात्कार। अब हम आदर्शवाद और बालक के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। आदर्शवादियों ने शिक्षा में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान दिया है। आदर्शवादी शिक्षा में विचार को, आदर्शवादियों ने विचार को प्रमुख स्थान दिया है, मुख्य स्थान दिया है। तो उनका कहना है कि विद्यालय की वह स्थान है जहाँ पर बालकों के विचार को तर्क करने के लिए उचित पथ प्रदर्शन मिलता है। अर्थात आदर्शवादियों का कहना है कि विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ बालकों को अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए, तर्क करने के लिए उचित स्थान मिलता है और जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, सामाजिक गुणों, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य जो अभी सत्यम शिवम सुंदरम आप लोगों ने देखा, इनका विकास आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय में ही होता है, बालक के मस्तिष्क में। तो इस प्रकार आदर्शवाद अपनी शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्रीय स्थान, तो बालक का स्थान बाल केंद्रित शिक्षा है। आदर्शवादी जो है बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को केंद्रीय स्थान, बाल केंद्रीय शिक्षा। आदर्शवादी शिक्षा जो है बाल केंद्रीय है, बालक को मुख्य स्थान है, बाल केंद्रीय। उसके बाद आदर्शों, विचारों और शिक्षक की तुलना में बालक का स्थान गौण है। आदर्श, विचार और शिक्षक की तुलना में बालक का स्थान गौण माना गया है। तो इस प्रकार आपने आदर्शवादी और बालक देखा। अब आदर्शवाद और विद्यालय। अगला हेडिंग है आदर्शवाद और विद्यालय। तो आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए विद्यालय को अत्यंत आवश्यक माना है। उनका कहना है विद्यालय ही वह उचित स्थान है जहां बालक का उचित पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करके उसके सर्वोच्च विकास में सहायता प्रदान किया जा सकता है। तो जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है, समाज कल्याण से संबंधित प्रश्नों और उनके समाधान पर विचार होता है, ये आदर्शवादी और विद्यालय है। तो आदर्शवाद और विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ बालक के सर्वोच्च गुणों का विकास किया जाता है और उससे बाल केंद्रित अर्थात बालक को शिक्षा का मुख्य केंद्र मानकर आदर्शवाद में अध्ययन कराया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा। अगला है आदर्शवाद और अनुशासन। तो आदर्शवादी में अनुशासन को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सर जॉन एडम्स ने 3 भागों में विभाजित किया है। दमनात्मक अनुशासन,
प्रभावात्मक अनुशासन अगला है मुक्तात्मक अनुशासन। तो दमनात्मक अनुशासन में है कि बालक को दंडे के बल पर शासन किया जाता है। जब बालक हाथ में कुछ डंडे देखता है दंड देने के लिए, तो जैसा उसे कहेंगे वैसा करता है, तो ये दमनात्मक अनुशासन है। बालक डंडे के बल पर अनुशासन दमनात्मक अनुशासन है। प्रभावात्मक अनुशासन बालक जैसा वातावरण है उसके अनुसार अपने को समायोजित कर लेता है, अर्थात वह अनुकरण करके कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे करता है, अनुकरण करता है, अनुसरण देखकर वैसे ही करने लगता है। ये प्रभावात्मक अनुशासन है। मुक्तात्मक अनुशासन वह है उसे बालक को कैसा भी बताया जाए किसी भी प्रकार से करने के लिए, लेकिन वह अपने मन का करता है। उसे न प्रभावात्मक का डर है अनुकरण करने का, और न दमनात्मक का, न डंडे का, वो अपने मन का करता है। जैसे वो जो भारतीय चारवाकों का जीवन दर्शन था, उधार लेकर ही वो शुद्ध घी पीते थे, लेकिन शुद्ध घी पीते थे, उधार देना नहीं जानते थे। तो ये अनुशासन में 3 प्रकार के अनुशासन है। तो ये प्रभावात्मक अनुशासन जो है आदर्शवादी अनुशासन में आता है, प्रभावात्मक अनुशासन। और मुक्तात्मक अनुशासन ये रूसो के प्रकृतिवाद का है। तो फ्रोबेल ने कहा, बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके तथा उसके साथ प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर में है। वे न तो दमनकारी कठोर अनुशासन के पक्ष में है, क्योंकि दंड और भय से किया गया अनुशासन अस्थायी होता है, और न ही वे स्वतंत्र अनुशासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अनुशासन मुक्तात्मक अनुशासन से बालक के विकास में बाधा उपस्थित होती है। जैसे इसमें बताया गया प्रकृतिवाद में कि बालक जो करता है करने दो, आग में हाथ डालता है डालने दो, हाथ जल जाएगा तो उसे अनुभव हो जाएगा कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं जल जाएंगे। तो मुक्तात्मक अनुशासन जो रूसो के प्रकृतिवाद में है, इसका कड़ा विरोध किया गया, और आज भी हम प्रभावात्मक अनुशासन का विद्यालयों में अनुकरण कराते हैं। तो बालक अनुशासन का समर्थन, वे स्वतंत्र अनुशासन का समर्थन करते हैं, और स्वतंत्र अनुशासन से बालक के विकास में बाधा पहुंचती है। प्रकृतिवाद में बालक जैसा करना है करने दो, मुक्तात्मक अनुशासन के समर्थक हैं। तो बालकों को उच्च आदर्शों, विचारों, मूल्यों, कर्तव्यों से परिचित कराकर उनमें आत्मानुशासन की भावना पैदा करनी चाहिए। आत्मानुशासन की भावना पैदा करनी चाहिए। प्रभावात्मक अनुशासन या आत्मानुशासन। प्रकृतिवादियों, आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है, और प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता। प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता, और आदर्शवादियों का नारा है अनुशासन। आदर्शवादियों का मत है कि अनुशासन बालक के लिए आवश्यक है। अनुशासन के अभाव में वह सत्यम शिवम सुंदरम का उपासक नहीं बन सकता, और न ही वह आत्मानुभूति कर सकता है। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि अपने उच्च आदर्शों से बालक को इस प्रकार प्रभावित करे जिससे उसके अंदर अनुशासन अपने आप विकसित हो, जिससे
उसके अंदर अनुशासन अपने आप विकसित हो और इसलिए प्रभावित करे, जिससे यह प्रभाव द्वारा स्थापित अनुशासन अधिक अस्थायी होता है। शिक्षक के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अनुसार बालक पर प्रभावात्मक अनुशासन विकसित करे। यह प्रभावात्मक अनुशासन अस्थायी होता है क्योंकि बालक शिक्षक का अनुकरण करते हैं। शक्ति का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु यह उचित होगा कि यदि इसका अंत आदत निर्माण द्वारा आंतरिक रूप में हो। तो आदर्शवाद में अनुशासन को उपयुक्त शिक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रकृतिवाद पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षपाती था। आदर्शवाद इसे नियंत्रित करना चाहता है। संपूर्ण शिक्षा आदर्श केंद्रित होती है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था आदर्श केंद्रित होती है। अतः बालकों को कुछ आदर्शों की प्राप्ति आवश्यक है। आदर्शवादी शिक्षक छात्रों को इस बात के लिए सचेत करता है कि स्वतंत्रता की अधिक मात्रा हानिकारक होती है। प्रकृतिवाद का नारा है स्वतंत्रता और आदर्शवाद का नारा है अनुशासन। आदर्शवादी धारणा में बालक आत्मानुभूत के योग्य तभी बन सकता है जबकि यह आत्मानुशासित हो। अनुशासित जीवन से ही आध्यात्मिक उपलब्धि संभव है, किंतु अनुशासन बाह्य नियंत्रण द्वारा संभव नहीं है। वस्तुतः यह स्वयं द्वारा स्वयं पर, किंतु अनुशासन द्वारा नियंत्रण द्वारा किंतु स्वेच्छा से लागू किया गया। स्वयं द्वारा स्वयं पर, किंतु स्वेच्छा से लागू किया गया प्राकृतिक नियंत्रण है, जिसे अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। आदर्शवादी पेस्टालॉजी हमें परामर्श देता है कि बालक के प्रति सहानुभूति बरती जाए। टोवेल कहता है बालक के ऊपर नियंत्रण उसकी रुचि के ज्ञान के आधार पर तथा सहानुभूति एवं प्रेम के प्रकाशन द्वारा करना चाहिए। अनुशासन और स्वतंत्रता का सामंजस्य होना चाहिए। बालक को कुछ उद्देश्यों के प्रति प्रेरित करना चाहिए, अतः उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना चाहिए। उद्देश्यों के प्रति प्रेरित करना है, अतः उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना चाहिए ताकि वह स्वयं मार्ग से भटक न जाए। निर्देशित एवं नियंत्रित स्वतंत्रता निर्देशित एवं नियंत्रित स्वतंत्रता बालकों को विद्यालयों में दी जा सकती है। इस प्रकार आप लोगों ने आज आदर्शवाद का पूर्ण अध्ययन किया। अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद।